कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। हर कोई अपने क्लाइंटेल को इंप्रेस करने के लिए यह कहता है कि वी फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या सही में बेस्ट होती हैं या उससे बेटर प्रैक्टिसेस भी इमर्ज हो सकती हैं? बिकॉज कोई भी प्रैक्टिस हो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम माइट बी बेस्ट फॉर दैट वेरी पीरियड, बट there is no guarantee that best practices will remain best permanently. स्वागत है आज के वीडियो में फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना चाहिता एजुकेटर कुबेर, आपका अपना एजुकेटर फॉर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसए, और एक पीवाईक्यू का टॉपिक लेके आया हूं। 2021 में ना ये आपको टॉपिक आया था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। एसए का पेपर था 2021 का, उसमें ये टॉपिक आपको आया था। तो आइए जरा इसको डीक्लटर करते हैं। ये छोटा सा वीडियो 10 मिनट का, इसमें डीक्लटर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो कि कोटेशन से रेलेवेंट है। देखो, एक बात को याद रखो कि जब भी आप एसे लिख रहे हो तो एसे को चलो आप डीक्लटर कर लोगे, आप टॉपिक का एसेंस बता दोगे, आप उसका कॉन्टेक्स्ट बता दोगे, लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा नुआंस्ड और सब्सटैंटिव करने के लिए आपको एग्जांपल्स की सहायता की जरूरत होगी, आपको एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना होगा। अब वो एग्जांपल्स ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो कि लगे कि हाँ यार ये रेलेवेंट है और ये कोटेशन के साथ जिसके ऊपर मैं ऐसे लिख रहा हूं उसके साथ बिल्कुल जुड़ता है। ये कोटेशन एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफर करता है कि क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्या जो गिवन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं व्हिच माइट बी वेरी इफेक्टिव इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट दे माइट नॉट बी बेस्ट फॉर एवर। सो दोज प्रैक्टिसेस व्हिच आर गिविंग अ गुड रिजल्ट, it is no guarantee that they will continue to give good result forever. So therefore ये quotation कहता है that all right, when we are striving for continuous improvement, well, we should innovate and we should also think beyond the established norms so as we may end up evolving certain practices which are better than the best, right? तो ये quotation challenge करता है उस notion को कि best practices are universally applicable. What works well in one context might not be suitable in another because of different circumstances, varying circumstances, cultures or needs. तो ये emphasize करता है the importance of adapting practices to specific situations rather than rigidly adhering to the conventional standardized methods. Now, there is always room for improvement. And therefore there is always a space कि आप better approaches के साथ और innovation के साथ आप करंट प्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को और बेटर प्रैक्टिसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी कि वो कैसे होगा, वो पर्सपेक्टिव आपका चेंज कैसे होगा? ओनली बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ओनली बाय अप्लाइंग योर इनोवेशन, ओनली बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स, तभी हम पता लगा पाएंगे कि बेस्ट से बेटर क्या हो सकता है। नाउ व्हाट इज कंसिडर्ड बेस्ट टुडे, नाउ दैट माइट बी आउटडेटेड टुमारो. Perhaps Nokia का मोबाइल फोन was considered as the best mobile phone back in 2003, 2004. But is Nokia का मोबाइल फोन considered best right now? नहीं. आज Apple का है, Samsung का है, Vivo का है. Will after 20 years will still the Apple phone be the best phone? We don't know. There might be some other brand, there might be some other company, but it all depends upon the innovation. It all depends upon the innovation of a company कि कैसे वो बेस्ट से बेटर के टुवर्ड्स स्ट्राइव कर सकता है। What is best today might not be best tomorrow. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहां पे ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस यूपीएससी की इंडस्ट्री में क्या माना जाता था कि भाई आप दिल्ली जाएं, दिल्ली जाके कोचिंग लें, बड़े अकेडमी को ज्वाइन करें, वहां पे 500-600 बच्चे बैठे होंगे। लेकिन अभी बेस्ट, अभी बेटर क्या है? व्हाट इज बेटर नाउ? बेटर नाउ इज दैट ओके सर, हम ऑनलाइन बैठ के भी यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग इंटरनेट, ऑनलाइन बैठ के भी हम अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, अच्छे एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। So what was considered best until 2018 or 2019? Well, now the better mode of communication or the better mode of education is online education. So therefore this keeps on evolving. कोई भी इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर है, एडुटेक सेक्टर है, फिनटेक सेक्टर है, आप पेमेंट्स को देख लीजिए। पहले बेस्ट तरीका क्या होता था पेमेंट करने का कि भैया आप कैश कैरी करो, पर्स में आप 500 के नोट, 1000 के नोट, पहले 1000 के नोट भी आते थे, इन सबको कैरी करो। अभी आपको कितनी बड़ी पेमेंट करनी है? अच्छा, आप कहीं एसी लेने जाते हो, फ्रिज लेने जाते हो, सर आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, आप यूपीआई कर सकते हो, है ना? तो ये ऑप्शन आपके पास है। सो देयरफॉर ये बेटर है। पहले बेस्ट जो था कैश देना, अब बेटर हो गया कि आप ऑनलाइन पे कर दीजिए।
नाउ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था, इसके साथ मैं रिलेट करूंगा। पहला एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन का आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 1960s और 70s में इंडिया ने अडॉप्ट करा था अ सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इन प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वक्त माना जाता था, बिकॉज वाई, बिकॉज हमारे पास इतना अनाज नहीं था, हमारे पास फूड प्रोडक्शन का बहुत बड़ा चैलेंज था। और फूड प्रोडक्शन यानी कि पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या तरीका सोचा गया, हमने अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद ली और HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके और एक्सटेंसिव इरिगेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हमने पैदावार को, प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाने पे फोकस किया। अब फूड प्रोडक्शन को तो हम बहुत बढ़ा सके, वो तो एविडेंट है कि आज हम एक फूड इनसिक्योर नेशन से फूड सिक्योर नेशन बन चुके हैं। लेकिन सर जहां पे प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सर अभी भी प्रोडक्टिविटी में हम पीछे हैं। प्रोडक्टिविटी में अभी भी हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में अभी भी उतना ऑप्टिमम हम अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन चलो हमने फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर लिया, लेकिन सर व्हाट अबाउट द एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट? बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट करी 1960s में, मिड 1960s में, दैट हैड एन इंपैक्ट बिकॉज दैट लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैर्सिटी एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स. So consequently, agriculture experts and farmers, they have started advocating for better practices which are going beyond the conventional green revolution methods. Now, better practices में अब कौन सी practices आती हैं? पहली आती है sustainable farming. सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब देखो कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम इंकरेज नहीं करेंगे. वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका जब उन्होंने कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के टुवर्ड्स स्विच कर लिया था. नाउ हाउएवर सस्टेनेबल फार्मिंग की बात आती है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन ऑफ द वेज, इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, बिकॉज इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, अनलाइक इन द ग्रीन रेवोल्यूशन जहां पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और ऐसे एग्रीकल्चर इनपुट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं था और उनका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट था. देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब जैसे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि पानी की वेस्टेज को कम करती हैं. माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि जिसको कहते हैं मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाली जो बात आती है. तो यानी कि कैसे आप सस्टेनेबल आउटकम्स में, आप कैसे अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सस्टेनेबल आउटकम्स अचीव कर सकते हैं बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूसेज. बिकॉज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कि पानी की बहुत वेस्टेज हो रही थी. अब पूरा का पूरा farming cycle was dependent upon wheat and rice, and as you all know, under the garb of promoting rice or exporting rice, we are at the end of the day ending up exporting a lot of water. Water intensive crops के ऊपर बहुत emphasis ले किया था green revolution ने. Now that is one thing which we need to change, because if that was a best practice back in 1960, 1970, it is not a best practice considered right now. Then agroforestry की बात करें, integrating trees into agriculture landscapes to improve soil quality, increase biodiversity and providing additional income for the farmers. These better practices address the limitations of the original best practices of the green revolution, thereby offering more sustainable and long-term solution. तो ये एग्जाम्पल हाईलाइट करता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले इफेक्टिव थी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, अब वो चेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर रिक्वायरिंग द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ इवन बेटर प्रैक्टिसेस. नाउ एक और एग्जाम्पल यहां पे रिलेट करते हैं महात्मा गांधी का. देखो महात्मा गांधी का तौर तरीका क्या था आजादी के संघर्ष में? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस. लेकिन सोचो महात्मा गांधी के आने से पहले, महात्मा गांधी का नेशनल पॉलिटिक्स के सीन पे आने से पहले, यानी कि अगर हम 1857 रिवोल्ट की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वाले पीरियड की बात करें, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले पीरियड की बात करें, तब जो तौर तरीका था, मोस्टली जो फ्लेवर था अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी हमने देखा, वाज द नीड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग वायलेंस इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, incorporating violence to liberate from the colonial rule, to liberate from the oppressive regimes. लेकिन गांधी को वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, सो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वक्त की 20th सेंचुरी की थी, तो लेकिन गांधी जी को वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं अच्छी लगी. गांधी जी हैड अ बेटर आइडिया, बेस्ट से बेटर. क्या आइडिया था गांधी जी का? गांधी जी का आइडिया सत्याग्रह का था. गांधी जी का आइडिया था कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बेसिस पे हम ये आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं. हमने वायलेंस, शोर शराबा, खून करना, मारना किसी को हमने ये नहीं करने की जरूरत है. तो यानी कि
जो कन्वेंशनल नॉर्म था, यानी कि जो कन्वेंशनल बेस्ट प्रैक्टिस का नॉर्म उस टाइम पे था 20th सेंचुरी में, गांधी जी ने उस नॉर्म को ब्रेक करा। वो वायलेंस, जो वायलेंट स्ट्रीक था, जो वायलेंट रिबेलियन का नॉर्म था, उसको ब्रेक करा और एक बेटर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने को इंकरेज किया, विच वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह एंड विच वॉज द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। तो उन्होंने ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट took an ugly turn for which he had to call off the non cooperation movement post the चौरी चौरा इंसिडेंट। बट उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, उनको ऑब्जेक्टिव था कि ये मूवमेंट केवल और केवल नॉन वायलेंस और ट्रुथ और सत्याग्रह के सिद्धांतों पे चलेगी। मॉरल अथॉरिटी, गांधी जी का मानना था कि मॉरल अथॉरिटी एंड द पावर ऑफ ट्रुथ, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल माइट, फिजिकल फोर्स, and by adhering to non-violence he aimed to win over his enemies by appealing to their moral conscience rather than defeating them on the battlefield. Then self-reliance and simplicity, Gandhi ji ne promote kara idea of self-reliance by practices like the spinning of khadi, homespun cloth. He also saw this as a better practice compared to the डिपेंडेंसी जो कि हम लोगों की हो रही थी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। तो यानी कि उस वक्त की जो बेस्ट प्रैक्टिस थी, यानी कि हम इतना डिपेंडेंट हो रहे थे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल्स पे, एंड दैट ऑल्सो वी एज अ कंट्री जिनके ऊपर कितने सालों से ब्रिटिशर्स डिपेंडेंट थे। तो गांधी जी ने इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए अगेन स्पिनिंग ऑफ खादी, सेल्फ रिलायंस, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, गांधी जी वाज टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस राइट फ्रॉम द 1930s। So these are certain better practices जो कि गांधी जी ने इवॉल्व करी, ब्रेकिंग द कन्फर्मिटी ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल्स मुझे बहुत रेलेवेंट लगे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ बनाने का सोचा कि ऐसे एग्जांपल्स को, देखो मेरा पर्पस क्या रहता है वीडियोस बनाने का, देखो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब ये दोनों एग्जांपल्स आपको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है कि ये जस्टिफाई होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने एग्जांपल्स को जस्टिफाई करना है विद द कोटेशन जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। सो मेक श्योर दैट आप किसी भी एग्जाम्पल को जब लिखते हैं जरा टाइम लीजिए अपना और एग्जाम्पल को पूरा एंड तक लिखिए। यानी कि एग्जाम्पल अब आपने लिख दिया महात्मा गांधी इज रिलेटेड टू बेटर प्रैक्टिसेस, हाउ, कैसे? सो मैं अब इतने सारे एसेज इवैल्यूएट करता हूं एंड आई कम अक्रॉस वन थिंग इज दैट पीपल एंड अप राइटिंग एग्जाम्पल्स बट दे डोंट एड्रेस द हाउ ऑफ द एग्जाम्पल। How is it related? You have to tell that. Please do not assume कि एग्जामिनर या इवैल्यूएटर अपने आप समझ जाएगा। You will have to do the job. एंड फ्रेंड्स इसी बात पे आपको बताना चाहता हूं हमारा बैच 2 शुरू हो चुका है, एसए फाउंडेशन कोर्स जो नीव बैच है लाइव हो चुका है। ये शुरू हुए को हफ्ता हो चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं इनरोल करा प्लीज इनरोल कीजिए। इन केस ऑफ डिस्काउंट एंड ऑफर्स आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी कॉलिंग टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आप एसए को ना एसए के नजरिए से मत देखो, एसए को जीएस के ही नजरिए से देखो कि मैं जीएस को कैसे कंसोलिडेट और जीएस को कैसे रिवाइज कर सकता हूं बाय एसए राइटिंग। तो आपको बताना चाहूंगा कि 46 मॉडल एसेज, 46 मॉडल एसेज प्लस 4 लाइव एसे राइटिंग सेशंस ये आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। अलोंग विद दैट यू विल हैव अ लाइव जूम सेशन एंड मेंटरशिप कॉल्स विद मी। I will wholly and solely be evaluating each and every test and each and every essay of yours. There will be no outsourced evaluator. पहले हमने outsourced evaluator रखे थे, but I'll be the sole point of evaluation for you. And इसके साथ PYQ analysis, UPSC PYQ analysis of essay writing from 2019 to 2023 ये भी आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। You will also have a special lecture of 50 most important quotes and anecdotes and that will be recorded by me, and you will also have value addition lecture, a master class with respected Shekhar sir and Prerna ma'am, the co-founders of Sleepy Classes. और दोस्तों 50% ऑफ चल रहा है हमारे सभी मेंस के कोर्सेज में, तो क्यों नहीं आप एसए के टेस्ट सीरीज में भी इस बात का फायदा उठाते और मुझसे आप खुद इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एसए का जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है वो 3000 का है और अब 50% ऑफ के बाद वो आपको 1500 का पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके एनरोल करें, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। अभी भी लगभग 4 हफ्ते पड़े हैं आपके मेंस के लिए। मेक श्योर कि आप कम से कम 4 से 5 गुड एसेज लिख रहे हैं और उसको आप मुझसे इवैल्यूएट करवा के इनकॉर्पोरेट करके अपने एसे को और इनहांस कर रहे हैं और अपने स्कोर को और मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी यू वेरी सून गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।